तो हम चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। दुनिया के कुल तेल का लगभग 20% हिस्सा हर दिन पानी के एक ऐसे संकरे रास्ते से गुजरता है जो सिर्फ 2 मील चौड़ा है। सिर्फ 2 मील। हाँ, और आज यानी मार्च 2026 में उस रास्ते के दोनों तरफ मिसाइलें तैनात हैं, आसमान में ड्रोन मंडरा रहे हैं और पानी के नीचे मौत बिछी हुई है। बिल्कुल। और ये कोई दूर दराज का कूटनीतिक विवाद नहीं है। नहीं, एकदम नहीं। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स का संकट है। मतलब ये पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक तरह से जुगलर वेन है, ग्लोबल ऑयल लाइफलाइन। सही कहा। अगर इस नस को थोड़ी देर के लिए भी दबा दिया जाए तो दुनिया के बाजारों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और सच्चाई तो ये है कि ये नस इस वक्त पूरी तरह से दब चुकी है। मतलब अगर हम 28 फरवरी 2026 की घटना को देखें तो जिसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, उस घटना ने इस पूरे क्षेत्र को एक सक्रिय युद्ध क्षेत्र में बदल दिया है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर जो 900 से ज्यादा एयर स्ट्राइक किए, वो आम कोई सैन्य कार्रवाई नहीं थी। 900 स्ट्राइक? अरे बाप रे। बिल्कुल। ये एक ऐसा प्रहार था जिसने मध्य पूर्व के दशकों पुराने शक्ति संतुलन को झकझोर कर रख दिया। लेकिन यहाँ एक बात समझने वाली है। क्या? इस हमले का असली असर उन बमों के गिरने की जगह पर नहीं दिखा। अच्छा, तो फिर कहाँ दिखा? उस जवाबी कार्रवाई में दिखा जिसने रातों रात दुनिया भर के तेल व्यापार को बंधक बना लिया। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से जो पलटवार किया, उसका सबसे मारक हिस्सा था होर्मुज को पूरी तरह से ब्लॉक करना। मतलब उन्होंने सीधे तौर पर एक खुली चेतावनी दे दी कि यहां से गुजरे तो हमला होगा। बिल्कुल। और इस एक धमकी ने $1 ट्रिलियन की शिपिंग इंडस्ट्री को फ्रीज कर दिया है। और ये सिर्फ खोखली धमकी नहीं है। पिछले कुछ ही दिनों में 15 से 20 विशाल व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाया गया है। भारी नुकसान हुआ है। हाँ, कुछ मौतों की भी पुष्टि हुई है। इसका नतीजा ये है कि इस संकरे रास्ते से जहाजों की आवाजाही लगभग शून्य पर आ गिरी है। दुनिया का 90% से ज्यादा तेल जो इस रास्ते से गुजरना था, वो अब बीच समंदर में फंसा हुआ है। ये ऐसा है जैसे किसी बहुत बड़े शहर में राशन आने का केवल एक ही मुख्य हाईवे हो। सही उपमा है। और उस हाईवे पर कोई भारी बैरिकेड लगाकर खड़ा हो जाए, पूरा शहर भूखा मरने लगेगा। बिल्कुल। शहर के अंदर भले ही शांति हो, लेकिन कुछ ही दिनों में वहां भुखमरी और अराजकता फैल जाएगी। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। हाँ, बताइए। इतने बड़े और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ते को कोई एक देश पूरी तरह से कैसे चोक कर सकता है? मतलब ये कोई छोटी सड़क तो है नहीं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ के देखें, तो हमें हॉर्मुज के भूगोल को समझना होगा। ये कोई खुला महासागर नहीं है जहां जहाज आसानी से अपना रास्ता बदल सके। ये एक क्लासिक चोक पॉइंट है। सैद्धांतिक रूप से ये जलडमरू मध्य अपनी सबसे संकरी जगह पर 21 मील चौड़ा है। 21 मील तो काफी होता है ना? होता है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। जो असली शिपिंग लेन है, जहां पानी इतना गहरा है कि दुनिया के सबसे विशाल तेल टैंकर, जिन्हें VLCC कहा जाता है, वो बिना जमीन से टकराए गुजर सकें। हाँ। वो लेन केवल 2 मील चौड़ी है, बस 1 मील जाने के लिए और 1 मील आने के लिए। सिर्फ 2 मील? और एक VLCC कोई छोटी मोटरबोट तो होती नहीं है। मतलब ये जहाज आईफिल टावर से भी लंबे होते हैं। बिल्कुल। इन्हें समंदर में मोड़ने या रोकने में ही मीलों की दूरी लग जाती है। और ठीक इसी बिंदु पर असममित युद्ध प्रणाली, या जिसे असिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं, उसका सबसे खौफनाक रूप सामने आता है। कैसे? देखिए, एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाएं हैं और दूसरी तरफ एक ऐसा देश जिसके पास उस 2 मील चौड़े रास्ते के ठीक किनारे पर उन्नत एंटी शिप मिसाइलें और सस्ते ड्रोन का जखीरा है। तो जब कोई जहाज इस लेन से गुजरता है तो वो एक तरह से तैरता हुआ और रक्षाहीन लक्ष्य होता है। एकदम सही। ईरान को अमेरिका की पूरी नौसेना को हराने की जरूरत नहीं है। उसे सिर्फ इतना साबित करना है कि वो इन व्यापारिक जहाजों को डुबा सकता है। मतलब दुनिया के 20% तेल को रोककर दबाव बनाने की ये एक रणनीतिक चाल है। हाँ, जो किसी भी पारंपरिक युद्ध से कहीं ज्यादा विनाशकारी है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं है। अब समुद्र के नियम पूरी तरह से बदल चुके हैं। बिल्कुल बदल चुके हैं। इस नाकाबंदी को तोड़ने के लिए अमेरिका ने अपने फाइटर जेट्स, जंगी हेलीकॉप्टर्स और बड़े बम तैनात कर दिए हैं। और दूसरी तरफ ईरान ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। आसमान में ड्रोन,
जमीन पर मिसाइलें और सबसे खतरनाक चीज, समुद्री माइंस। हाँ, पानी के नीचे बिछाई गई समुद्री माइंस। ये दिखते नहीं है, लेकिन इनका खौफ सबसे ज्यादा होता है। ओहो, ये माइंस जहाजों को तो नुकसान पहुंचाती ही हैं, लेकिन इनका एक और बहुत बड़ा असर होता है ना? बिल्कुल, उनका असली प्रहार अंतर्राष्ट्रीय बीमा बाजार पर होता है। देखिए, वैश्विक व्यापार पूरी तरह से इंश्योरेंस या बीमे पर निर्भर है। जब लंदन के लॉयड्स जैसे बड़े बीमा बाजार किसी क्षेत्र को वॉर रिस्क जोन घोषित कर देते हैं, तो जहाजों का बीमा प्रीमियम रातों रात आसमान छूने लगता है। रातों रात? मतलब कितना बढ़ जाता होगा? मान लीजिए एक $100 मिलियन का जहाज है और उसमें $100 मिलियन का तेल लदा है। उसका प्रीमियम 0.01% से उछलकर सीधे 5% या उससे भी ज्यादा हो सकता है। अरे बाप रे! इसका मतलब है कि सिर्फ एक चक्कर लगाने का अतिरिक्त खर्च करोड़ों में पहुंच जाता है? बिल्कुल, और कोई भी शिपिंग कंपनी इतना बड़ा वित्तीय जोखिम नहीं उठाना चाहती, और ना ही कोई कप्तान अपने क्रू को ऐसे पानी में ले जाना चाहता है जहां अगला मीटर उनकी कब्र बन सकता हो। तो जहाज वहीं रुक जाते हैं? हाँ, लेकिन इसी रुकी हुई व्यवस्था के बीच एक नया और हैरान कर देने वाला कूटनीतिक प्रयोग सामने आया है। मतलब एक टोल टैक्स सिस्टम। हाँ, ये बहुत ही चौंकाने वाला कदम है। ईरान ने घोषणा की है कि जो भी कमर्शियल जहाज हॉर्मुज से गुजरेगा उसे एक तरह की फिरौती या टोल चुकानी होगी। और उसमें भी शर्तें हैं। हाँ, अमेरिका और इजराइल के जहाजों पर तो पूरी तरह से बैन है, उनके लिए तो रास्ता ही बंद है। लेकिन बाकी देशों के जहाज कुछ शर्तों के साथ और पैसे देकर गुजर सकते हैं। तो मेरा मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में एक टोल प्लाजा खोल दिया गया है। एक तरह से हाँ। बस फास्टैग की जगह मिसाइलें लगी हैं और नियमों की जगह बंदूक ने ले ली हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, कोई देश अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हाईवे टोल बूथ की तरह कैसे काम कर सकता है? क्या ये खुलेआम वैश्विक नियमों को तोड़ना नहीं है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की वो कड़वी सच्चाई है जहां आदर्शवाद यथार्थवाद के सामने घुटने टेक देता है। मतलब नियम धरे के धरे रह जाते हैं। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का अधिकार सभी को है। कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हाईवे की तरह टोल नहीं वसूल सकता। लेकिन जब संकट का समय आता है और किसी भौगोलिक चोक पॉइंट पर किसी एक का पूर्ण सैन्य नियंत्रण हो जाता है, तो कानून की किताबें कोई मायने नहीं रखती। तो ये सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं है? एकदम नहीं। ईरान इस टोल सिस्टम के जरिए सिर्फ राजस्व नहीं जुटा रहा है, वो दुनिया को ये संदेश दे रहा है कि इस इलाके का बॉस कौन है। पश्चिमी देशों के युद्धपोतों की मौजूदगी के बावजूद? हाँ, पश्चिमी देशों की मौजूदगी के बावजूद यातायात को नियंत्रित करने की यह क्षमता कूटनीतिक शक्ति का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन है। जिसकी लाठी उसकी भैंस का ये सिद्धांत वैश्विक व्यापार की नींव को हिला रहा है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब अंतर्राष्ट्रीय संकटों की सबसे बड़ी विडंबना ये होती है कि जब आधी दुनिया सप्लाई चेन के ढहने से खौफजदा होती है, तब कोई ना कोई उस अफरा तफरी में भारी मुनाफा कमा रहा होता है। बिल्कुल, हर संकट में कोई विनर होता है और कोई लूजर। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे शहर में कर्फ्यू लगाओ और ब्लैक मार्केट चलाने वाले भारी मुनाफा कमा रहे हो, जबकि आम इंसान बुनियादी चीजों के लिए संघर्ष कर रहा हो। अगर हम वैश्विक अर्थव्यवस्था, जिसे हम ग्लोबल वॉलेट कह सकते हैं, उस पर नजर डालें तो दुनिया फायदे और नुकसान के दो स्पष्ट खेमों में बढ़ चुकी है। और जो विनर है वे इस नाकाबंदी का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। सबसे पहला नाम तो खुद ईरान का ही है, जो रास्ते पर पूरा कंट्रोल किया हुआ है, टोल वसूल रहा है और दुनिया पर दबाव बना रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि ईरान का फायदा सिर्फ टोल तक सीमित नहीं है। अच्छा, और क्या फायदा है? बैरिकेड लगाने वाला ये भी तय करता है कि बैरिकेड के पार कौन जाएगा, और यहीं पर चीन का प्रवेश होता है। ओहो, चीन? चीन इस पूरे परिदृश्य में सबसे बड़ा और सबसे शांत विनर बनकर उभर रहा है। वो ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। जब बाकी दुनिया तेल की बूंद बूंद के लिए तरस रही है और कीमतें आसमान छू रही हैं, तब चीन डार्क फ्लीट के जरिए भारी डिस्काउंट पर ईरानी तेल खरीद रहा है। डार्क फ्लीट मतलब जो जहाज अपना ट्रैकिंग सिस्टम बंद करके चलते हैं? बिल्कुल वही, चोरी छिपे तेल जा रहा है। ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कूटनीतिक और आर्थिक बढ़त है। सोचिए, अगर यूरोप की किसी फैक्ट्री को तेल $120 प्रति बैरल के हिसाब से मिल रहा है और उसी के मुकाबले चीन की किसी फैक्ट्री को वही तेल $70 या $80 में मिल जाए, तो चीन का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रातों रात अजेय हो जाएगा।
उनकी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो रही है। और उनके उत्पाद वैश्विक बाजार में और भी सस्ते हो जाएंगे। बिल्कुल। और सिर्फ चीन ही नहीं, जो अन्य तेल उत्पादक देश हैं जिनकी सप्लाई लाइनें होर्मुज से बाहर है, वे भी इस कृत्रिम कमी के कारण बढ़ी हुई कीमतों का मोटा मुनाफा काट रहे हैं। लेकिन जो नुकसान में है उनकी हालत तो बहुत खराब है। भारत का ही उदाहरण लें। हाँ, भारत के लिए यह स्थिति बहुत चिंताजनक है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी हॉर्मुज के रास्ते से आयात करता है। अगर ये रास्ता कुछ हफ्तों के लिए भी बाधित रहता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा और गहरा प्रहार होगा। क्योंकि ये सिर्फ पेट्रोल या डीजल के दाम बढ़ने तक सीमित नहीं रहता, ये एक मैक्रो इकोनॉमिक डोमिनो इफेक्ट है। डोमिनो इफेक्ट बिल्कुल सही शब्द है। भारत जैसे देश में जहां सारा मालवाहक ट्रांसपोर्ट और कृषि क्षेत्र काफी हद तक डीजल पर निर्भर है, डीजल के महंगे होते ही हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। खेत से मंडी तक सब्जी लाने का खर्च बढ़ जाता है। फैक्ट्रियों में कच्चा माल पहुंचने की लागत बढ़ जाती है। एक आम इंसान के लिए दूध, दाल, अनाज सब कुछ अचानक पहुंच से बाहर होने लगता है। और फिर महंगाई रोकने के लिए ब्याज दरें बढ़ानी पड़ती हैं, जिससे होम लोन और कार लोन महंगे हो जाते हैं। मतलब हॉर्मुज में फंसा एक जहाज हजारों किलोमीटर दूर बैठे एक परिवार का पूरा बजट बिगाड़ देता है। बिल्कुल। और भारत फिर भी एक विशाल अर्थव्यवस्था है। हाँ, हमारे पास रणनीतिक रिजर्व्स हैं। सही कहा। लेकिन जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की स्थिति देखिए। वे अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए लगभग 100% आयात पर निर्भर है। 100%? हाँ, उनका अपना कोई बड़ा घरेलू तेल या गैस उत्पादन नहीं है। उनका पूरा औद्योगिक ग्रिड, उनकी हाईटेक फैक्ट्रियां, सब कुछ इसी रास्ते से आने वाले लिक्विफाइड नेचुरल गैस और कच्चे तेल के भरोसे चलता है। तो उनके लिए तो ये नाकाबंदी सीधे गले पे रखे चाकू के समान है। बिल्कुल। 2 से 3 हफ्ते की सप्लाई रुकने का मतलब है उनके पूरे देश की बिजली का गुल हो जाना। अरे बाप रे। और यूरोप की हालत भी कुछ अलग नहीं है। पिछले कुछ सालों से रूस यूक्रेन युद्ध के कारण वे पहले ही एक भयंकर ऊर्जा संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने रूस से गैस लेना कम किया और मध्य पूर्व की तरफ रुख किया था। अब हॉर्मुज के बंद होने से उनके पास विकल्प ही क्या बचे हैं। वहां की जनता पहले ही आसमान छूती महंगाई से त्रस्त है। और जब ग्लोबल स्तर पर तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल के पार पहुंच जाती हैं, तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन में एक घबराहट फैल जाती है। वैश्विक व्यापार का पहिया जाम होने लगता है। इसी बिंदु पर हमें उस भविष्य की तरफ देखना होगा जो इस विश्लेषण के केंद्र में है, जिसे हम वर्स्ट केस सिनेरियो कह सकते हैं, सबसे खराब स्थिति। हाँ, अगर ये कूटनीतिक गतिरोध नहीं टूटता, सैन्य तनातनी कम नहीं होती और होर्मुज अनिश्चित काल के लिए पूरी तरह से बंद हो जाता है, तो अंतिम परिणाम क्या होंगे? इतिहास हमें बताता है कि ऊर्जा का अकाल कभी भी सिर्फ आर्थिक मंदी तक सीमित नहीं रहता। अगर तेल की कीमतें $150 के पार चली जाती हैं, तो दुनिया की कोई भी बड़ी अर्थव्यवस्था इसे ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। एयरलाइंस दिवालिया होने लगेंगी, शिपिंग कंपनियां काम बंद कर देंगी, शेयर बाजार भरभरा कर गिर जाएंगे। एक भयंकर ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा। और जब अर्थव्यवस्थाएं डूबने लगती हैं और नागरिकों में आक्रोश फैलने लगता है, तो सरकारें संसाधन हासिल करने के लिए अंतिम विकल्प की ओर मुड़ती हैं। और वो अंतिम विकल्प सीधे तौर पर युद्ध है। बिल्कुल। ये स्थिति तीसरे विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने तक जा सकती है। तेल सिर्फ एक कमोडिटी नहीं है, ये आधुनिक राष्ट्रों के अस्तित्व का आधार है। जब किसी देश के पास अपनी सेना को चलाने या अपने नागरिकों को खाना खिलाने के लिए ऊर्जा नहीं बचती, तो वे सैन्य ताकत का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाते। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जहां ऊर्जा संकट सीधे वैश्विक संघर्ष में बदल जाता है। हॉर्मुज का ये संकट पूरी दुनिया की शांति और स्थिरता के लिए एक सीधा खतरा है। ये एक बहुत ही स्पष्ट और गंभीर वास्तविकता है। ये कोई ऐसी खबर नहीं है जिसे बस पढ़कर छोड़ दिया जाए। इसका सीधा असर दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। बिल्कुल। तो आज के इस विश्लेषण को समेटते हुए एक बहुत ही गहरी विडंबना सामने आती है। ये सोचने वाली बात है कि आज का युग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चरम सीमाओं को छू रहा है, जो मंगल ग्रह पर जाने की बात करता है, क्या वो आज भी पूरी तरह से 20वीं सदी के भूगोल का गुलाम है? यही इस पूरे संकट का सबसे बड़ा विरोधाभास है। हमारी तकनीक कितनी भी आगे क्यों न निकल जाए, हमारे भौतिक संसाधन आज भी पृथ्वी की भौगोलिक सीमाओं में बंधे हुए हैं। बिल्कुल। अगर सिर्फ 2 मील चौड़ा खारे पानी का एक रास्ता और वहां बिछाई गई कुछ माइंस पूरी मानव सभ्यता की रफ्तार को रातों रात रोक सकती हैं, तो क्या हमारा ग्लोबल सिस्टम सच में उतना सुरक्षित और आधुनिक है जितना हमने मान लिया है? सोचने वाली बात है।
या फिर हमारी ट्रिलियन डॉलर की ये आधुनिक मशीन आज भी पानी के एक संकरे से वाल्व के भरोसे चल रही है? ये एक ऐसा उत्तेजक विचार है जो इस संकट की असली गहराई को दर्शाता है। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही।